गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़ाना की तरह शाम के 7 बज चुके हैं और फिर से एक बार हम लाइव क्लास लेकर के आ चुके हैं। ध्यान रहे आपके कमेंट्स स्क्रीन पे आज दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और ये लाइव क्लास होगी जो केवल हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के भी क्वेश्चन में टोटल सीरीज में टोटल 50 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। और एक बात भी याद रखिएगा, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के थोड़ा सा सभी लोग पोलिंग कर दीजिए, ठीक है। जैसी तरह से आज पोल कंप्लीट हो जाएगा, कल से जितना पोल आएगा कि 50 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में रहनी चाहिए या 75 रहना चाहिए, उसका पोलिंग है। आप वहाँ से पोलिंग कर दीजिए और वहाँ से फिर जितना मैक्सिमम होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला होता है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना सबसे पहले की वो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात राज्य में पड़ता है, यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे, जहाँ से आपको फ्री PDF की लिंक मिल जाएगी कि आपको टेलीग्राम से कैसे ज्वाइन होने हैं और कैसे आपको PDF डेली मिल जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे क्लास का वहाँ पे लिंक शेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला है 3 में कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था। तो सबसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है वो मदर टेरेसा को दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है। यानी आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसकी सम्मेलन कहाँ हुई थी? तो डम्बर्टन ऑक्स भवन में इसका सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? डम्बर्टन ऑक्स भवन में इसका सम्मेलन हुआ था। और जब स्थापना हो रहा था तो उसमें टोटल देशों की संख्या 50 थी। उस समय 51वां देश जो था वो पोलैंड जुड़ा था। कौन जुड़ा था? पोलैंड जुड़ा था। याद रखिएगा, अंतिम देश जुड़ने वाला कौन था स्थापना के समय? तो पोलैंड था, ठीक है। आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है, यानी इस चकमा शरणार्थी जो है वो किस देश से संबंधित है। तो जो चकमा शरणार्थी है वो आपके संबंधित है बांग्लादेश से। किससे संबंधित है? बांग्लादेश से। और एक बात याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। और मुद्रा क्या है यहाँ का? मुद्रा है यहाँ का टक्का। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। सार्क सबसे पहले बात को समझिएगा, SAARC लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन होता है। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? काठमांडू में। आप लोग बताइएगा काठमांडू कहाँ की राजधानी है, किस देश की राजधानी काठमांडू है? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या? एसिटिलीन गैस। यानी आंसर क्या आएगा? आंसर राइट आएगा, ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। मृदु लोहा से क्या बनाया जाता है? विद्युत चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे एक बात कि आउट ऑफ 50 आप लोग कितने नंबर लेकर के आए हैं जरूर काउंट कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में सबसे लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 40 नंबर आए, 35 नंबर आए, आपके कितने नंबर आए, ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा सबसे लास्ट में। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक, छोटा सा लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि शब्द टी किससे संबंधित है, यानी टी शब्द किस खेल से संबंधित है। ये टी ऐसे भी लिखा आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो शब्द टी जो है वो गोल्फ से संबंधित है।
किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, यानी आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या। और एशेज ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो एशेज ट्रॉफी का संबंध है जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है और ये क्रिकेट से संबंधित है ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी, ठीक ना। चलिए, ये टेस्ट का वर्ल्ड कप माना जाता है इन दो देशों के बीच में, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? विकल्प क्या दिया है? मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और वेडेन पावेल। तो सभी लोग जानते हैं स्काउट बॉय या बॉय स्काउट के पर वही आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वेडेन पावेल थे। कौन थे? वेडेन पावेल थे, वेडेन पावेल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं अरुण शौरी हैं। कौन है? अरुण शौरी जो है उन्होंने पुस्तक लिखा था ए सेकुलर एजेंडा, यानी आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ? संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये जो संविधान है इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि इसको बनाने में कितना लगा था। तो 2 वर्ष लगा था, साथ साथ 11 माह लगा था और साथ साथ 18 दिन लगा था, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इस पे टोटल समय लगा था। और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस चली थी। कितने दिनों तक? 114 दिन तक इस पे बहस चली थी। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो संविधान है इसको बनाने में 63, 96, 729 इतने रुपए का टोटल खर्चा लगा है, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, ये बात भी हमेशा याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। परमानेंट यानी अस्थाई जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर 26 जनवरी 1950 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया एक पुस्तक के नाम है, प्रिंसिपिया एक पुस्तक का नाम है जो कि 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो न्यूटन के द्वारा लिखा गया है। और इसी प्रिंसिपिया पुस्तक में गति विषयक के 3 नियम मिलते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया, ठीक है। आर्किमिडीज के द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी आंसर आपका क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल करके आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप सबसे पहले बात करते हैं कि है कहाँ पे। तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कौन सी नदी किनारे है? तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। और याद रखेंगे सांची का स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, याद रखेंगे बात। चौथी बौद्ध संगति के समय कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगति के समय जो अध्यक्ष थे वो शासनकाल था वो कनिष्क का था। पहला में कौन था? पहला में जो थे वो अजातशत्रु थे। देखिए, पहला बौद्ध संगति में अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद तीसरा में अशोक, और चौथा में कौन थे? तो चौथा में कनिष्क थे। कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर और पेशावर थी। थोड़ी बहुत डिटेल्स भी जानने जरूरी हैं, ठीक है। चलिए आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी कनिष्क निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश का स्थापना किया था? तो उन्होंने गुलाम राजवंश का स्थापना किया था। यहाँ से एक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कैसे? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई थी। यानी चौगान को क्या बोला जाता है सर? पोलो खेलते भी हो सकता है कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बाकी आंसर क्या निकल के आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल करके आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन है या मिलन स्थल कौन है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है उसे कहा जाता है या यहीं पर आप ये समझ लीजिए कि यहीं पर आकर के मिलता है। आंसर क्या आएगा निकल करके, नीलगिरी निकल करके आएगा। सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी यहीं पर देखने को मिलती है, जैव विविधता में भिन्नता देखने को मिलती है। बात बाकी करें अरावली पर्वत का, तो सबसे पुरानी पहाड़ी है, ये कह सकते हैं अरावली पहाड़ जो है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, चलिए। और हाँ देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है वो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बाकी आंसर क्या निकल के आएगा, बाकी आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लावड़ी तमाशा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी तथा तमाशा प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का। तो जो ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो लावड़ी और तमाशा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का लावड़ी और तमाशा ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र का राजधानी जो है वो मुंबई है। और मुंबई कहाँ की राजधानी है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पे है, तो सर जी भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। कमेंट बॉक्स में हो सके तो आप लोग मेंशन जरूर कीजिएगा मुंबई में कौन सा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक चीज़ यहाँ से कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो प्रसिद्ध है, नेपा नगर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। बाकी झारखंड किसके उत्पादन में ज़्यादा है, तो झारखंड जो है वो कोयला में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4, देखो कौन कौन। पहला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, दूसरा जो होता है बिटुमिनस होता है, तीसरा जो होता है लिग्नाइट होता है, और चौथा जो होता है वो पीट कोयला होता है। ये कार्बन के आधार पर ये इसका कोयले का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट कोयला को में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए सर्वोत्तम कोटि का कोयला किसे माना जाता है, एंथ्रासाइट को माना जाता है। बिटुमिनस कोयला को आप भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, बाकी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो तानसेन जो रहते थे वो रहते थे किसके दरबार में भैया, तो वो अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि GATT गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने स्थान कब लिया, ध्यान देंगे। GATT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है, जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो गैट के स्थान पे WTO ने जो स्थान लिया है वो वर्ष 1995 की बात है। कब की बात है, वर्ष 1995 की बात है। और 1 जनवरी, हालांकि ऑप्शन में ये तो नहीं मिलता है, ईस्वी मिलता है केवल। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 जनवरी 1995 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। फाहियान रहने वाला था कहाँ के, तो ये चीन का रहने वाला था। ठीक है, और किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने यानी कि किन्होंने, फाहियान के ने, जो कि चीनी यात्री था, भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। याद रखेंगे इस बात को, ये भी प्रचलित यात्री है यहाँ का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने किया। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर का जन्म कब हुआ था, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। चलो, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत किस काल की है। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य जो है वो किस काल की है, तो वो राष्ट्रकूट काल की है। कहाँ कब की है, तो ये राष्ट्रकूट काल की है। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दंती दुर्ग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था।
दंती दुर्ग के द्वारा स्थापना किया गया था। राजधानी कहाँ पे है? तो राजधानी जो है वो मान्यखेट है। कहाँ पे है? मान्यखेट में इसकी राजधानी है। ये बात भी आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह कहाँ पे है? तो वो जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बात बाकी आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। याद रखेंगे, औरंगजेब के द्वारा। कहाँ पे? तो गुरुद्वारा के निकट, गुरुद्वारा शीशगंज के निकट, गुरुद्वारा था शीशगंज में, उसी के निकट इन्होंने औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर का वध करा दिया जाता है। ठीक ना, शीशगंज में, याद रखिएगा, शीशगंज के निकट याद रखिएगा। ऑप्शन से आप आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति, ये तो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करता है, वर्ष 1949 की देन है। कब की देन है? वर्ष 1949 के दिन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1949। बात बाकी 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में जो हुआ था वो बंगाल विभाजन हुआ था। कौन सा विभाजन हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ये बात याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में इसका विद्रोह किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को, और ये प्रभावी हो गया था। आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? यानी कह सकते हैं डू एंड डाई का नारा कब दिया था इन्होंने? तो इन्होंने कब दिया था? तो सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1942 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। याद रखेंगे इस बात को, लॉर्ड लिनलिथगो। बाकी चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। 5 फरवरी 1922 को हुआ चौरा चौरी कांड। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ 1920 में हुआ। और आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। हमने तीनों को जिक्र कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है ये आपको बताने हैं। तो कौन सा देश है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। कौन? वेटिकन सिटी। ठीक है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी विहीन है। ये क्या है? ज्वालामुखी जो है विहीन है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और ये फिजी अगर हो रहता, ये है क्या? फिजी है। और फिजी की राजधानी कहाँ पे है? तो फिजी की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? सुआ में है। बात बाकी आंसर क्या निकल के आया? आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नौ सैनिक शक्ति किसके लिए जाना जाता था? नौ सैनिक शक्ति मतलब प्रसिद्ध था किस वंश के लिए? तो ये प्रसिद्ध किसके लिए था? तो चोल वंश के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोल वंश के लिए नौ सैनिक प्रसिद्ध था। ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो फैजाबाद में लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। बात बाकी लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे है। और उड़ीसा से आप लोग जरूर याद रखिएगा हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध जो है वो हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध कह सकते हैं। ये किस नदी पर है? ये महानदी पर पड़ता है। ये काफ़ी चर्चित है। हर एक एग्जाम में 1 नंबर आपको देने वाला ये क्वेश्चन है। आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा, फैजाबाद। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नागार्जुन सागर यानी कि श्रीशैलम अभयारण्य वो किस राज्य में पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का 2 जगह याद रखिएगा। पहला क्या? हैदराबाद,
अंडों की टोकरी कहा जाता है हैदराबाद। और अगर हैदराबाद के साथ सिकंदराबाद आ जाएगा तो ये याद रखिएगा, दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा नगर की संज्ञा किसे दिया गया है, हैदराबाद को दिया गया है और सिकंदराबाद को दिया गया है, ठीक ना। चलिए, ध्वनि तरंग किससे होकर के नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है कि ध्वनि तरंगे जो है वो किससे होकर के नहीं गुजरती है। चलिए, तो ध्वनि तरंगे जो है वो किससे होकर नहीं गुजरती है, तो वो निर्वात से होकर के नहीं गुजरती है। आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, निर्वात से होकर के ये नहीं गुजरती है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। ग्रामीण विकास संस्थान यानी आरडीआई भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है, याद रखेंगे, काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो बल्ब का जो फिलामेंट है यानी तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक कितना होता है, तो देखिए कहीं कहीं 3500 डिग्री सी भी मिलता है, कहीं कहीं 3480 भी मिलता है, अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो राजस्थान के एक खान है, राजस्थान का वो खान का नाम क्या है, तो देगाना खान राजस्थान का नाम है, देगाना खान। वहीं से टंगस्टन के उत्पादन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न हीमोग्लोबिन दर्शाती है। निम्न हीमोग्लोबिन क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है खून की कमी। खून की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनीमिया रोग कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये आयरन की कमी से भी होता है, ठीक है। देखो, समझो बात को, हीमोग्लोबिन का कार्य हमारे शरीर में क्या है, तो सबसे पहला चीज़ कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना। सारे भागों में ऑक्सीजन लेकर कौन जाता है, किसके साथ जाता है, हीमोग्लोबिन का जाता है। हीमोग्लोबिन जाता है यानी कि कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति कराना, इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में है। आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। समझिएगा, हीमोसाइटोमीटर से ये इसकी मात्रा नापी जाती है, हीमोग्लोबिन की यानी खून की मात्रा नापी जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एस्फेगमोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आई थिंक सभी लोग परिचित होंगे, एस्फेगमोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो रक्त दाब नापा जाता है, यानी कह सकते हैं कि रक्तचाप या रक्त दाब एक ही बात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में जो ब्लड प्रेशर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 120/80 होनी चाहिए। ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, सिस्टोलिक कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, डायस्टोलिक कहलाता है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कैसी होती है। कपास के लिए जो आदर्श मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था। तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम जो कहा गया था वो विनय दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के क्रांति के समय, ध्यान देंगे, 1857 के क्रांति के समय एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था, तो वर्ष 1856 ईस्वी में शामिल कर दिया गया था। और दमदम अम्बाला से उसका ट्रेनिंग दिया गया था। दमदम अम्बाला से उसका ट्रेनिंग दिया गया था। और याद रखेंगे, इस समय इसके गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के समय में गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है। संसदीय स्वरूप जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, संसदात्मक व्यवस्था यानी संसदीय स्वरूप जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन दिया गया पूना पैक्ट संबंधित है। पूना पैक्ट कब हुआ था, कब? तो वर्ष 1932 में हुआ था। और किस जेल में हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। किस जेल में हुआ था? तो यरवदा जेल में पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था। किसके किसके बीच में? तो महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी के बीच में और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था, वर्ष 1932 में हुआ था। और किससे संबंधित है? तो ये निचली जाति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का जो निर्णय करते हैं वो है हमारे प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री करते हैं, ये बात याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सही में, ठीक ना। चलो, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? वो करता है राजस्थान करता है। कौन करता है? राजस्थान करता है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो वो सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। बात बाकी ये कर सुपीरियर झील के बाद हम बात कर लें बैकाल झील का। तो ये आपका रूस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। और ये सबसे गहरी झील है। साथ ही साथ क्या लिख लीजिएगा? ये सबसे जो है वो गहरी झील है। गहरी झील जो है वो बैकाल झील है और ये रूस में पड़ता है। आउट ऑफ 50 आप लोग कितने नंबर ला पा रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु जो है वो हुई थी आपकी बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो है वो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? तो सिकंदर के घोड़ा का नाम बौफेकला था। क्या नाम था? सिकंदर के घोड़ा का नाम जो था वो बौफेकला था। आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर, सॉरी बी निकल करके आ जाएगा। बेबीलोन निकल के आ जाएगा। बेबीलोन निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि आँखों के लिए सबसे उपयुक्त विटामिन कौन सा है? तो आँखों के लिए सबसे उपयुक्त विटामिन जो है वो कौन सा है? विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो रेटिनॉल है। कौन सा है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए। सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्रोत किससे मिलता है? तो याद कीजिएगा गाजर के से मिलता है। ठीक है, गाजर से सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। आँखों के लिए सबसे स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए स्वस्थ आँखों की? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी हो जाती है। जबकि अधिकतम दूरी जो है अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम दूरी जो है वो अनंत होनी चाहिए। अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है ना। विटामिन डी को क्या कह सकते हैं? कैल्सीफेरॉल कह सकते हैं। विटामिन सी को क्या कह सकते हैं? इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन बी ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विटामिन B1 भी है, बी पेंटोथेनिक एसिड भी है, साइनोकोबालामिन है, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम बी को चर्चा में नहीं ले सकते हैं क्योंकि बी के साथ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। बाकी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। विटामिन सी का क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा। विटामिन डी का क्या होगा? कैल्सीफेरॉल होगा। विटामिन की खोज किसने किया? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया और 1911 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 1911 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स खेल से है। क्या किस खेल से? बिलियर्ड्स खेल से। यानी आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन होता है, याद रखेंगे। ठीक है। B5 का क्या होता है? पेंटाथोनिक एसिड होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। इसका पेंटाथोनिक एसिड होता है, अभी हमने बताया है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया कि राज्यसभा की 1/3 सदस्य जगह को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? तो याद रखेंगे प्रत्येक जो है वो 2 वर्षों पर चुनाव होता है। और 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्षों पर ये चुनाव करा लिए जाते हैं। कितने वर्षों पे? तो 2 वर्षों पे चुनाव करा लिए जाते हैं। याद रखेंगे राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा समझने से पहले हम संसद को समझते हैं। संसद को समझते हैं थोड़ा सा।
संसद में जो राज्यसभा आते हैं, उसके बाद लोकसभा होता है, और उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति आता है। खैर ये तो बातें हो गई, लेकिन संसद किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, और लोकसभा किस अनुच्छेद में, इस बात को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। संसद किस आर्टिकल में है, तो संसद 79 में है। राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है संसद का, वो 80 में है। लोकसभा जो कि संसद का निम्न सदन होता है, वो अनुच्छेद नंबर 81 में है। क्लियर है। चलिए आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। 2 वर्ष इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी मनाया कब जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है। तो पीठ संप्रास का संबंध जो है वो टेनिस से है। किससे संबंधित है, वो टेनिस से संबंधित है। टेनिस यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर में। आज का ये आखिरी प्रश्न है कि मेरा भारत महान किस का नया आधार गीत है। तो ये जो है नया आधार गीत, वो भारतीय सेना का नया आधार गीत है। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग थोड़ा सा उसे ध्यान से देख लें। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, उसको समझ लेंगे। क्लास कितने बजे चलती है, शाम 7 बजे से 8 बजे चलती है। कम्युनिटी पोस्ट में आप जा करके 75 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आप कितना चाहते हैं, जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा उसका बात मान लिया जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है कंसेप्ट गुरु कौशल सर। टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाएं। उससे बेनिफिट क्या मिलेगी कि प्रत्येक दिन की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। साइंस एंड जीके ग्रुप नाम दिया गया है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करते हैं तो वहाँ भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अच्छी लगी होगी वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बात बाकी मिलते हैं अब कल से शाम में 7 बजे हम रोजाना की तरह। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।